बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशंस। आज उसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन। इस टॉपिक में से बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह पेपर में आ सकता है वो मेंशन कर दिया है। इस टॉपिक में हम जो पॉइंट आज क्लियर करेंगे उनमें ये चीज़ें शामिल हैं। नंबर 1 कोहेसिव फोर्सेस। नंबर 2 डिसोल्यूशन प्रोसेस के कोई भी जो सब्सटेंस है आप सॉल्वेंट में अगर हल करते हैं तो वो कैसे हल होता है। नंबर 3 हम ये देखेंगे कि डिसोल्यूशन प्रोसेस में कौन कौन से एनर्जी चेंजेस आते हैं। नंबर 4 हम ये देखेंगे कि कुछ डिसोल्यूशन प्रोसेस जो हैं वो एंडोथर्मिक हैं और कुछ जो हैं वो एक्सोथर्मिक हैं। अगर कोई एंडोथर्मिक है तो वो एंडोथर्मिक क्यों है, और अगर कोई एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक क्यों है। नंबर 5 हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। नंबर 6 एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। नंबर 7 यूजेस ऑफ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ तक जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनने के अमल के दौरान आने वाले एनर्जी चेंजेस, ये हमारा टॉपिक का मेन कंसर्न है। तो बात हम सॉल्यूशन की करना चाहते हैं। तो पहली बात ये है कि दिमाग में ये सोचें कि सॉल्यूशन कैसे बना। सॉल्यूशन बना कंपोनेंट्स से। कंपोनेंट्स क्या थे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट पार्टिकल्स जब अकेले पड़े हुए हैं, यानी अकेला सॉल्यूट पड़ा हुआ है, तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह सॉल्वेंट अकेला पड़ा हुआ है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने इन दोनों को मिला दिया तो सॉल्यूशन बन गया। जब सॉल्यूशन बनता है तो हमने पीछे टॉपिक में पढ़ा है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स भी एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और फिर वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन बनने के बाद अब सॉल्वेंट पार्टिकल है और सॉल्यूट पार्टिकल हैं। हमने ये बात पहले कही है कि सॉल्यूट भी सेपरेट हुआ है आपस में से और सॉल्वेंट भी सेपरेट हुआ है, फिर वो दोनों एक दूसरे में एडजस्ट हुए हैं। अब सॉल्यूशन बनने के बाद अगर गौर की जाए तो सॉल्यूशन बनने के बाद जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान फासला बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल सेपरेट हुए हैं तो ही उनके दरमियान आकर सॉल्यूट एडजस्ट हुआ है और सॉल्यूशन बना है। इसी तरह सॉल्यूट पार्टिकल्स का भी आपस में फासला जो है वो क्या हो गया है? बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेट होंगे, उसके अंदर सॉल्वेंट एडजस्ट होगा तो ही वो एक दूसरे में हल होंगे। इसलिए ये बात लिखी गई है कि इन सॉल्यूशन में द डिस्टेंस बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के दरमियान जो फासला है इज मोर एज कंपेयर टू देयर प्योर स्टेट, कि जितना फासला उनकी प्योर स्टेट में था सॉल्यूशन बनने के बाद उनमें उतना फासला नहीं रहता, बल्कि फासला उससे भी ज्यादा हो जाता है। ये तो हो गई थी जी डिस्टेंस की बात। अब हम दोबारा पहले वाली बात पे आ जाते हैं कि हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाकर सॉल्यूशन बनाया है। अगर हमारे पास अलहदा एक सॉल्वेंट पड़ा हुआ है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह अलहदा एक जगह पर सॉल्यूट पड़ा है, सॉल्यूट के भी सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक ही जैसे पार्टिकल्स के दरमियान, एक जैसी नेचर रखने वाली चीजों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है उसे कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स अगर अकेले पड़े हुए हैं तो वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सोल्यूट पार्टिकल्स अगर अकेले पड़े हुए हैं तो वो सोल्यूट के पार्टिकल्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब सोल्यूट के पार्टिकल्स अपने जैसे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके दरमियान कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। इसी तरह सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अगर अपने जैसे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके दरमियान भी कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही मौजूद है। तो अगर पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, हम उनका फासला बढ़ाना चाहते हैं,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें पहले मौजूद है उससे ज्यादा फोर्स आप लगाएंगे तो ही वो पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे और उनके दरमियान फासला पैदा होगा और उनका फासला बढ़ेगा। तो हम ये बात कहते हैं टू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फासला है उसको बढ़ाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दीज फोर्सेस। इन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। कौन सी फोर्सेस को? कोहेसिव फोर्सेस को। तो अब अगर आपने पार्टिकल्स को सेपरेट करना है तो हमें वहां पर एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो हम जब एनर्जी लगाएंगे तो जो कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद है तो वो फिर उसको ओवरकम करते हुए उनका फासला क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दोबारा से बोल देता हूं, मैंने ये बात कही कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स के दरमियान कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद थी, पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब थे। उनकी फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। हम एनर्जी लगा के उस फोर्स को ओवरकम करेंगे, उसके ऊपर फोर्स लगाकर उन पार्टिकल्स को सेपरेट कर देंगे और उनके दरमियान डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब इस प्रोसेस के दौरान हमें एनर्जी ऐड करनी पड़ रही है, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसी तरह सोल्यूट पार्टिकल्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम उनका डिस्टेंस भी बढ़ाना चाहते हैं या उनको भी सेपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसलिए ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं। तो सोल्यूट पार्टिकल्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सोल्यूट पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए भी एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए भी एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। तो इन दोनों कामों में एनर्जी अब्सॉर्ब होती है और ये दोनों काम एंडोथर्मिक हैं। इसके बाद जब हम सॉल्यूशन बनाने की बात कर रहे हैं तो उसमें पहला स्टेप तो ये था कि सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स अलग अलग हों, सेपरेट हों। तो सेपरेट तो हो गए। उसके बाद सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ही सॉल्यूशन बनता है। तो अब पहला काम जो हमने करना था वो तो हमने कह दिया कि सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स सेपरेट हो जाएं, हमने सेपरेट कर दिया। अब दूसरा काम जो है वो सॉल्यूशन बनाने के लिए ये होता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। तो जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद पहले स्टेप पे जो काम होना था कि पार्टिकल्स एक दूसरे को सेपरेट करें वो हो गया। उसके बाद अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है इन्होंने। सोल्यूट और सॉल्वेंट जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी। तो हमने ये बात पहले पढ़ी है चैप्टर नंबर 6 में कि जब अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती है तो उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह जब सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स पैदा होने के नतीजे में एनर्जी रिलीज होगी। तो इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसी चैप्टर में पीछे एक टॉपिक में हम ये बात पढ़ के आए हैं कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। उसमें हमने ये बात कही थी कि सॉल्यूशन बनाने के लिए, सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए 3 काम लाजमी होते हैं। एक, सोल्यूट पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। दूसरा, सॉल्वेंट पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तीसरा, सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी तक हमने ये बात फाइनलाइज की कि सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए एनर्जी हमें चाहिए थी, एंडोथर्मिक प्रोसेस था। और फिर सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स जब खुद एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यानी हल हो जाएंगे तो उस वक्त एनर्जी रिलीज करेंगे, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो। तो हमारे लिए 2 तरह की फोर्सेस का जिक्र हुआ है। एक वो फोर्सेस जो सोल्यूट पार्टिकल्स की आपस में थी या सॉल्वेंट पार्टिकल्स की आपस में थी, जिनको हमने तोड़ा। और दूसरी वो फोर्सेस जो बाद में डेवलप हुई हैं, दोबारा बनी हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान। तो जो स्ट्रेंथ होगी, द स्ट्रेंथ ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ये 2 तरह की फोर्सेस, एक वो जो आपने तोड़ी हैं, दूसरी वो जो आपने डेवलप की हैं। 2 तरह की फोर्सेस, उन दोनों तरह की फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो डिसाइड करेगी कि जो प्रोसेस ऑफ डेसोल्यूशन है वो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा।
इसको फर्दर क्लियर कर देता हूं कि अगर पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए जो फोर्स चाहिए थी वो ज्यादा हो तो मतलब अब्जॉर्ब ज्यादा हुई है, और बाद में जब सल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करें और वो एनर्जी कम रिलीज हो, इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल हमारी एनर्जी अब्जॉर्ब ज्यादा हुई है, रिलीज कम हुई है। तो नेट इफेक्ट क्या है? नेट इफेक्ट आपको ये बताएगा कि रिएक्शन जो है वो क्या है, एंडोथर्मिक है। इस तरह हम ये फैसला करते हैं कि हल होने का जो अमल है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो हमें कैसे पता चला? हमने दोनों फोर्सेस को कंपेयर किया, हमने ये बात देखी कि जो फोर्सेस हमने ब्रेक की हैं, जो फोर्सेस तोड़ी हैं, जिनको ओवरकम किया है, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स की पहले अलग अलग आपस में थी, उन फोर्सेस की स्ट्रेंथ कितनी है, और जो बाद में नई फोर्स डेवलप हुई है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उन दोनों की स्ट्रेंथ के मुताबिक हम फैसला करते हैं कि हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। जब भी आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो हमेशा ये प्रोसेस या तो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, यानी सॉल्यूशन बनने के दौरान या तो हीट अब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, हमेशा रिलीज होगी। आप ये नहीं कह सकते कि इस रिएक्शन में हल होने के अमल के दौरान कोई हीट चेंज नहीं आया। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हीट चेंज बहुत थोड़ा हो, लेकिन हीट चेंज होगा जरूर, या तो हीट अब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि सल्यूट और सॉल्वेंट दो डिफरेंट चीजें हैं, आपने दोनों को मिक्स किया। जो पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो सल्यूट की आपस में, सॉल्वेंट की आपस में थी। जो नई फोर्स बन रही है वो सल्यूट और सॉल्वेंट की बन रही है। क्या ये दोनों तरह की फोर्सेस सेम हैं? नहीं। जब ये दोनों तरह की फोर्सेस सेम नहीं है तो इनके नतीजे में हीट अब्जॉर्ब होने वाली और रिलीज होने वाली वो भी सेम नहीं होगी, इन दोनों में भी फर्क होगा, बेशक थोड़ा ही हो। तो इसी तरह जो हल होने का अमल है वो या तो उसमें हीट अब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, बेशक थोड़ी ही हो। कुछ चीजों के हल होने का अमल एंडोथर्मिक होता है और कुछ चीजों के हल होने का अमल एक्सोथर्मिक होता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह क्या है? हमने ये बात देखी है कि हल होने के अमल में दो मेन चीजें हैं, एक फोर्सेस का टूटना, दूसरा फोर्सेस का बनना। तो ये जो फोर्सेस का टूटना और बनना है, यही वो चीज है जो किसी भी रिएक्शन के दौरान आने वाले हीट चेंजेस का सबब बनती हैं। यानी कि पहले फोर्सेस टूटी हैं फिर फोर्सेस बनी हैं, तो इन दो फोर्सेस के नतीजे में हीट अब्जॉर्ब और रिलीज हो रही थी। इसी से ही हम फैसला करते हैं कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। जब हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया, सोल्यूट पार्टिकल्स की आपस में कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, सॉल्वेंट पार्टिकल्स की आपस में कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। हमें इन कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो हम पहले स्टेप में इनको एनर्जी देंगे और कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन होगी, पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट होंगे। फिर ये दोनों पार्टिकल्स यानी सल्यूट वाले और सॉल्वेंट वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। जब सल्यूट और सॉल्वेंट में अट्रैक्शन डेवलप होगी, दोबारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, नहीं पहले वाले और थी अब और है, तो अब दोबारा जो नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई है उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी। अगर अब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी रिलीज होने वाली एनर्जी से ज्यादा हो तो हम कहेंगे कि जो हल होने का ये अमल था वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन था। दोबारा से ये बात बोल देता हूं, मैंने ये बात बताई कि कोहेसिव फोर्सेस को हमने ब्रेक डाउन करना था, और कोहेसिव फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने के लिए अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू, इसके मुकाबले की बात हो रही है, एज कंपेयर टू एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फोर्सेस, कि हमने कोहेसिव फोर्सेस को तोड़ा और दोबारा एक एडहेसिव फोर्स डेवलप हुई, दोबारा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई सल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के दरमियान, तो उस वक्त एनर्जी रिलीज हुई। अगर अब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी रिलीज होने वाली एनर्जी से ज्यादा हो तो हम कहेंगे ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसी तरह अगर अब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी कम हो
और रिलीज होने वाली एनर्जी ज्यादा हो तो ओवरऑल इफेक्ट के मुताबिक हम ये बताएंगे कि ये हल होने का अमल एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसीलिए ये बात मेंशन की है कि इफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोहेसिव फोर्सेस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इज लेस देन द एनर्जी विच इज रिलीज्ड आफ्टर द रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ फोर्सेस के दोबारा पैदा होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, अगर अब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी रिलीज होने वाली से कम हो, यानी कम अब्जॉर्ब हुई है और रिलीज ज्यादा हुई है, तो ओवरऑल इफेक्ट के मुताबिक हम कहेंगे रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। ये जो हल होने का अमल है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लिथियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन बनाने के दौरान हीट रिलीज होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम क्लोराइड के हल होने का जो अमल है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और सिंपलेस्ट तरीके से अगर बताऊं तो वो ये है कि लिथियम क्लोराइड के पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो कम थी। जब वो सेपरेट हो गए, उन्होंने सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ जब अट्रैक्शन बनाई तो ज्यादा एनर्जी रिलीज की, तो अब्जॉर्ब कम हुई है, रिलीज ज्यादा हुई है, तो हम कहेंगे ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और सिंपल एग्जांपल देकर समझा देता हूँ कि एक आपने बिजनेस स्टार्ट करना था, उसके लिए आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, और जब आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया उसके बाद उससे आपको 200 का प्रॉफिट हो गया, तो आप ये कहेंगे कि अब्जॉर्ब कम हुआ था, रिलीज ज्यादा हुआ है, तो इसका मतलब है हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है। इसी तरह अगर आपने 100 रुपया लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया है और आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको बस उससे 50 रुपए मिले हैं, तो अब आप कहेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी, हमारी जो एनर्जी अब्जॉर्ब की है सिस्टम ने वो ज्यादा थी, और जो रिलीज हुई है वो कम है। मतलब ये सिस्टम जो है वो हमारे पैसे खाई जा रहा है, हमें तो नहीं दे रहा। तो इसका मतलब है ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन जैसी बात हो रही है। अब हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या चीज है? हीट ऑफ सॉल्यूशन वो हीट है जो किसी भी सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान रिलीज होती है या अब्जॉर्ब होती है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि हीट ऑफ सॉल्यूशन इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, ये हीट की वो क्वांटिटी है जो अब्जॉर्ब या रिलीज होती है। कब? जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 में, वही डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डेफिनेशन में एंड पे थोड़ा सा एक चेंज है, तो ये वाली लिख दें तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो इसको डिफाइन किया जा सकता है द क्वांटिटी ऑफ हीट अब्जॉर्ब और रिलीज्ड when 1 mole of solute is dissolved in specified number of moles of solvent at a given temperature। यानी सॉल्वेंट के एक खास मोल्स की तादाद आपको बताई है, उन मोल्स में आपने 1 मोल सल्यूट हल करना है, और उसके दौरान जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब या रिलीज होगी एक खास टेम्परेचर पे, उसको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। दोबारा बता देता हूँ कि एक खास अमाउंट है सॉल्वेंट की, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट स्पेसिफाइड है, फिक्स कर दिए गए हैं, खास तादाद में नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं सॉल्वेंट के, उनमें 1 मोल सल्यूट हल करना है एक खास टेम्परेचर पे। उस टेम्परेचर पे जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब या रिलीज होगी तो हम उसको कहेंगे ये इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, और इसको डेल्टा एच SOLU से इंडिकेट करते हैं। डेल्टा एच सॉल्यूशन बोला जाता है इसे। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का फायदा क्या है? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमें ये बात बताएगी कि जिन कंपोनेंट्स को मिलाकर आपने सॉल्यूशन बनाया था उन कंपोनेंट्स की एनर्जी और बनाने के बाद सॉल्यूशन की एनर्जी में क्या डिफरेंस है। बेसिकली ये हमें डिफरेंस ही बताती है। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हमें डिफरेंस बताती है कि कंपोनेंट्स की एनर्जी और सॉल्यूशन की एनर्जी में क्या डिफरेंस है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के लिए एक थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन लिखी हुई है, वो मेंशन कर दी है। अब इस एक्सप्रेशन में H सॉल्यूशन का मतलब क्या है? H सॉल्यूशन का मतलब है एनर्जी कंटेंट्स ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, कि जब सॉल्यूशन बन जाए
तो उस वक्त सॉल्यूशन की ओवरऑल एनर्जी कंटेंट्स, उसकी टोटल एनर्जी कितनी है। और H कंपोनेंट्स का मतलब है एनर्जी कंटेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स बिफोर मिक्सिंग, कि जिन कंपोनेंट्स को आप मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे हैं तो मिक्स करने से पहले उन कंपोनेंट्स की ओवरऑल एनर्जी कितनी है। तो इन दो वैल्यूज को अगर आप यहां पुट करें तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपके पास आ जाएगा डेल्टा H सॉल्यूशन यानी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की फॉर्म में। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन लिखी। उस एक्सप्रेशन में दो चीजें थी, एक था H सॉल्यूशन, एक था H कंपोनेंट। अब H सॉल्यूशन का मतलब है कि एनर्जी कंटेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। हमने ये बात चैप्टर नंबर 7 में पहले पढ़ ली है कि किसी भी सिस्टम के एनर्जी कंटेंट्स एक्यूरेटली फाइंड नहीं किए जा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि H कंपोनेंट यानी एनर्जी कंटेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स और H सॉल्यूशन यानी एनर्जी कंटेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों हम फाइंड नहीं कर सकते। अगर ये दोनों हम फाइंड नहीं कर सकते तो फिर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन यानी डेल्टा H कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम प्रैक्टिकल तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं जो कि हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़े हैं। दोबारा से ये बात मैं समराइज कर देता हूं कि हमने जो पीछे एक एक्सप्रेशन लिखी वो एक्सप्रेशन एक थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन थी जो कि ये बात जाहिर करती है कि डेल्टा H बेसिकली इन दोनों चीजों के दरमियान डिफरेंस ही होता है, लेकिन हम इन दोनों की एनर्जीज एक्यूरेटली फाइंड कर ही नहीं सकते। तो फिर इस फार्मूले के जरिए आप डेल्टा H की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने डेल्टा H की वैल्यू निकालनी है तो वो आप किसी प्रैक्टिकल मेथड से निकालेंगे जो कि थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं थी, आपने उसे प्रैक्टिकल वे से निकालना है। अब तो हमने ये बात मेंशन कर दी है यहाँ पर कि जो दो फैक्टर्स हैं यानी H सॉल्यूशन और H कंपोनेंट, उन दोनों को हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते और फिर हम डेल्टा H कैसे फाइंड करेंगे वो हम प्रैक्टिकली फाइंड करेंगे। अगर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू नेगेटिव हो तो उसका क्या मतलब है। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की अगर वैल्यू नेगेटिव आए तो उसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन की एनर्जी कम है और कंपोनेंट्स की एनर्जी ज्यादा है। अगर सॉल्यूशन की एनर्जी कम है और कंपोनेंट्स की एनर्जी ज्यादा है तो डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आएगी और ये हल होने का अमल एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। सादा तरीके से समझा देता हूं कि अगर कंपोनेंट्स की एनर्जी ज्यादा है और जो सॉल्यूशन बन रहा है उसकी एनर्जी कम है, तो पहले अगर किसी चीज की एनर्जी ज्यादा हो और बाद में कम हो जाए कैसे होगी, डेफिनेटली एनर्जी रिलीज करके ही कम होगी। तो हम इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कंपोनेंट्स की एनर्जी ज्यादा है, कंपोनेंट्स आपके पास स्टार्ट पे हैं और सॉल्यूशन की एनर्जी कम है, तो ज्यादा से कम एनर्जी होगी ही इसी सूरत में कि अगर एनर्जी रिलीज की जाए तो हम मान लेंगे ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसी तरह डेल्टा H की पॉजिटिव वैल्यू का क्या मतलब है। डेल्टा H की पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये है कि एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है और एनर्जी ऑफ कंपोनेंट्स कम है। क्योंकि इक्वेशन आपके पास मेंशन है, आप इसी से देख सकते हैं कि पॉजिटिव आंसर कब आएगा, जब एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होगी और एनर्जी ऑफ कंपोनेंट कम होगी। तो उस वक्त ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ये भी सादा तरीके से समझा देता हूं कि अगर कंपोनेंट्स की एनर्जी कम है और जो बाद में सॉल्यूशन बन रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो कैसे ज्यादा हो गई। कंपोनेंट्स की एनर्जी तो कम थी, तो सॉल्यूशन बनने के बाद एनर्जी ज्यादा कैसे होगी, उसने एनर्जी कहां से ली है। इसका मतलब है सराउंडिंग से या इधर उधर से कहीं से एनर्जी अब्सॉर्ब की है। तो सॉल्यूशन की जब एनर्जी कंपोनेंट्स से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उसने कहीं ना कहीं से अब्सॉर्ब की है और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का इस्तेमाल क्या है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का इस्तेमाल समझने से पहले आप ये बात अपने जहन में दोबारा ले आए कि हमने एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड कैसे किया था या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है क्या। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली हीट चेंज है जो हल होने के अमल के दौरान आया है। अब हल होने के अमल के दौरान दो ही काम हुए हैं, एक फोर्स टूटी है और एक फोर्स बनी है, दो ही काम हुए हैं।
अब अगर दोनों फोर्सेस बराबर हों, बिल्कुल एक जैसी हों, तो इंथाल्पी चेंज ही नहीं आएगा। अब दोनों फोर्सेस तो एक जैसी नहीं होती, दोनों फोर्सेस डिफरेंट होती हैं, यानी टूटने वाली फोर्स और है, बनने वाली फोर्स और है। इसका मतलब है कि जब फोर्स टूटेगी तो एनर्जी की अमाउंट और तरह की होगी, जब फोर्स बनेगी तो एनर्जी की अमाउंट और तरह की होगी। इन दोनों फोर्सेस की एनर्जी की अमाउंट से हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू आती है, यानी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की जो वैल्यू है वो बेसिकली हमें उन फोर्सेस के बारे में ही बताएगी कि उन दोनों फोर्सेस में से कौन सी फोर्स ज्यादा थी और कौन सी फोर्स कम थी। तो हम ये बात कहते हैं द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन कंपोनेंट्स बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग, कि कंपोनेंट्स में मिक्स करने से पहले कितनी फोर्स थी, मिक्स करने के बाद कितनी फोर्स है। उन दोनों किस्म की फोर्सेस का कंपैरिजन हमें इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू से मिलता है। जब 1 मोल NaCl 1 मोल NaCl का मैस होता है 58.5 ग्राम, यानी हम 58.5 ग्राम नमक लें, उसको डिसॉल्व करें 10 मोल ऑफ वाटर 10 मोल ऑफ वाटर 1 मोल वाटर का मैस 18 ग्राम है, तो 10 मोल का मैस 180 ग्राम हो जाएगा। यानी 180 ग्राम वाटर लें और उसके अंदर 58.5 ग्राम NaCl ऐड कर दें और उसे हिलाएं, तो उस वक्त जो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी उसके हल होने के दौरान 2.008 किलो जाउल है। तो हम ये बात कहते हैं कि हमने अगर 180 ग्राम पानी लिया, उसमें 58.5 ग्राम NaCl को हल किया, तो इस हल होने के अमल के दौरान 2.008 किलो जाउल एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो टॉपिक था एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन वो कंप्लीट हो चुका है। अब एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही बनते हैं। तो इस टॉपिक में हम कौन कौन से पॉइंट क्लियर करेंगे। पहला हम देखेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या है। दूसरा हम ये देखेंगे कि कोई आयनिक कंपाउंड पानी में हल कैसे होता है। तीसरा हम ये देखेंगे कि लेटेस्ट एनर्जी क्या है। चौथा ट्रेंड डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल में कि हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है। पांचवें नंबर पर हम ये देखेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है। और छठे नंबर पर इन्फिनिट डाइल्यूशन का मतलब देखेंगे कि इन्फिनिट डाइल्यूशन क्या चीज। हाइड्रेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं पहले कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या है। हाइड्रेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयंस अंडरगो हाइड्रेशन, यानी जब 1 मोल आयन को पानी के अंदर हल कर दिया जाए, तो 1 मोल आयन के पानी में हल होने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। एनर्जी रिलीज ही बोला है, अब्जॉर्ब नहीं बोला, वो इसलिए कि आयन है, और आयन जब पानी के साथ अट्रैक्टिव फोर्स बनाएगा तो अंडरस्टूड है एनर्जी रिलीज ही होनी है, इसलिए सिर्फ ये रिलीज का लफ्ज लिखा है। तो हम ये कहते हैं कि 1 मोल आयन के पानी में हल होने के वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। अब दूसरी बात यह है कि हल होने का अमल कैसे वकूफ पजीर होता है, यानी कोई आयनिक कंपाउंड अगर पानी में हल होता है तो कैसे हल होता है। हम ये बात कहते हैं कि जब हम किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते हैं तो उसका जो हल होने का अमल है, हाइड्रेशन है, वो 2 स्टेप्स में मुकम्मल हो। स्टेप नंबर 1 जो है वो क्या है। स्टेप नंबर 1 ये है कि सॉल्वेंट जो है वो ब्रेक करता है लेटस को एंड सेपरेट द आयंस, और आयंस को सेपरेट कर देता है। हमने आयनिक कंपाउंड पानी में डाला है, जो सॉल्वेंट है यानी पानी, वो आयनिक कंपाउंड की लेटस को ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा। तो जब पानी ने, सॉल्वेंट ने लेटस को तोड़ना है तो इसका मतलब है इस स्टेप में एनर्जी अब्जॉर्ब होनी है, और ये स्टेप नंबर 1 है, पहला स्टेप है, और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब एक आयनिक कंपाउंड है, आयंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उन आयंस को तोड़कर अलग अलग दोबारा आयन बनाना है। उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। ये बात आप पहले पढ़ चुके हैं कि जब 2 आयंस आपस में मिलकर सॉलिड बनाते हैं या किसी आयनिक कंपाउंड को, सॉलिड कंपाउंड को दोबारा
आइंस में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसे लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। तो हमने ये बात कही कि हमने आयनिक कंपाउंड को पानी में डाला और पानी ने क्या किया, आयनिक कंपाउंड की लेटेस्ट को तोड़ दिया और आइंस को अलग अलग किया। अब आइंस को अलग अलग करना है, पहले वो जुड़े हुए हैं, अलग अलग करना है तो डेफिनेटली एनर्जी की जरूरत होगी और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। स्टेप नंबर 2 में सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो हैं वो आइंस को अट्रैक्ट करते हैं और उनके साथ अट्रैक्टिव फोर्स बना लेते हैं। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी तो इसका मतलब है एनर्जी रिलीज होगी। तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो इस तरह आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर हल हो जाता है। कैसे? पहले हमने उसको पानी में ऐड किया, पानी ने, सॉल्वेंट ने आयनिक कंपाउंड की क्रिस्टल लेटेस्ट को तोड़ा, उसके आइंस को सेपरेट किया। दूसरे स्टेप में पानी ने यह काम किया कि पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स ने आइंस के साथ अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप कर ली। तो इस तरह हम कहते हैं कि ये जो आयनिक कंपाउंड थे वो पानी में हल हो जाते हैं। लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन जो है दोबारा मेंशन कर दी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द क्रिस्टलाइन कंपाउंड इनटू इट्स आयन। कि क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड था उसको उसके आयंस में सेपरेट करना था, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए थी उसे हम लेटेस्ट एनर्जी बोलते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है अगर हमने उसे डिस्कस करना है तो पॉजिटिव आयंस के लिए अलग डिस्कस करते हैं और नेगेटिव आयंस के लिए अलग डिस्कस करते हैं। किसी भी आयन की हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज टू साइज रेशो पे डिपेंड करती है। यानी हाइड्रेशन एनर्जी का चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन और साइज के साथ इनवर्स रिलेशन मौजूद है। जितना चार्ज ज्यादा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, जितना चार्ज कम उतनी हाइड्रेशन एनर्जी कम। इसी तरह साइज के साथ उसका जब इनवर्स रिलेशन है तो हम ये कहेंगे कि जितना साइज ज्यादा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी कम, जितना साइज कम उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। चार्ज टू साइज रेशियो जो है वो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप डिक्रीज करती है। ग्रुप 1 की अगर बात करें, ग्रुप 1 के तमाम एलिमेंट्स के ऊपर 1 ही चार्ज आता है, लेकिन ग्रुप 1 में टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं नीचे आते आते साइज बढ़ता जा रहा है। और ये बात अभी पहले बताई है कि साइज का हाइड्रेशन एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो साइज जब बढ़ता जाएगा तो नीचे वाली वैल्यू इंक्रीज होने से ई बाय साइज का जो आंसर आएगा वो स्मॉल हो जाएगा। अगर आंसर स्मॉल आएगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी स्मॉल होगी। तो इसलिए ये बात मेंशन की है कि चार्ज टू साइज रेशियो जो है वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज ही हो। अभी ये बात बताई कि हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज टू साइज रेशियो पे डिपेंड करती है, या और सादा तरीके से बोलूं कि हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज और साइज दोनों पे डिपेंड करती है। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो ग्रुप 1 के एलिमेंट अगर मौजूद हैं उनके ऊपर 1 चार्ज है, ग्रुप 2 के एलिमेंट के ऊपर 2 चार्ज आता है, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स के ऊपर 3 चार्ज आता है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे चार्ज इंक्रीज होगा। चार्ज के इंक्रीज होने से हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह लेफ्ट टू राइट अगर मूव करें तो आहिस्ता आहिस्ता साइज डिक्रीज होता है। साइज और हाइड्रेशन एनर्जी में इनवर्स रिलेशन है, साइज डिक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। यानी चार्ज और साइज दोनों फैक्टर्स मिलकर हाइड्रेशन एनर्जी को इंक्रीज करने का सबब बनेंगे। तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो चार्ज टू साइज रेशियो का आंसर इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो। अगर आपके पास एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसमें सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, आप उसके अंदर अगर और सॉल्वेंट ऐड करें उसे डाइल्यूट करने के लिए, तो वो सॉल्वेंट उसमें मौजूद सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ जाके डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा, डेसोल्यूशन प्रोसेस होगा, हल होने का अमल जो है वो वकूअ पज़ीर होगा, हल होने का अमल स्टार्ट होगा। तो हमने ये बात पहले पढ़ी है कि हल होने का अमल या तो एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने किसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए उसमें सॉल्वेंट डाल के उसको हल किया तो या तो हीट अब्जॉर्ब होगी या हीट रिलीज होगी।
तो इसलिए हम ये बात कहते हैं कि जब भी हम किसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो उसमें जो है वो हीट चेंज आना शुरू हो जाएगा, चाहे एनर्जी एब्जॉर्ब हो चाहे एनर्जी रिलीज हो, हीट चेंज लाजमी आएगा। अब आपने पहले कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड करके उसे डाइल्यूट किया, जो हीट चेंज आए आपने ऑब्जर्व किया, दोबारा आप उसको फिर से डाइल्यूट करें, यानी 2-3 बार आप और डाइल्यूट करते रहें। इस तरह जब आप दूसरी बार डाइल्यूट करेंगे उस वक्त जो एनर्जी चेंज आएगा वो पहले वाले से कम होगा। इसके बाद जब आप तीसरी बारी डाइल्यूट करेंगे उसे, तो तीसरी बारी डाइल्यूट करने के बाद जो एनर्जी चेंज आएगा वो दूसरे वाले से भी कम होगा। फिर आप चौथी बार उसे करें, फिर पांचवी बार, छठी बार, इस तरह जो हीट चेंज की वैल्यू होगी, जो अमाउंट होगी, वो पहले वाले से भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर इसी तरह आप उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते रहें तो हर अगली बार आने वाला हीट चेंज पिछले वाले हीट चेंज से कम होगा। यानी जब आपने एक बार सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर लिया, हीट चेंज आपने ऑब्जर्व कर लिया, दूसरी बार जब आप उसे डाइल्यूट करेंगे तो हीट चेंज पहले वाले से भी कम होगा। नेक्स्ट आप जब तीसरी बार करेंगे तो हीट चेंज और कम हो जाएगा। इस तरह जैसे जैसे आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाते हैं वैसे वैसे हीट चेंज जो है वो कम होता जाता है, और एट द एंड हमारे पास एक ऐसी स्टेज आती है जब हम फर्दर डाइल्यूशन करते हैं लेकिन हमें हीट चेंज डिटेक्ट नहीं होता। हम उसमें सॉल्वेंट ऐड करके देखते हैं कि क्या कोई हीट चेंज आया, हमें यूं महसूस होता है कि जैसे कोई हीट चेंज आया ही नहीं है। तो इसलिए ये बात मेंशन की है, दिस हीट चेंज डिक्रीजेस एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस, यानी जितना आप ज्यादा डाइल्यूट करते जाएंगे हीट चेंज उतना ही कम होता जाएगा। एंड अ स्टेज रीचेस, और एक ऐसी स्टेज आती है व्हेन डाइल्यूशन प्रोड्यूसेस नो हीट चेंज, तो जब आप डाइल्यूशन करेंगे लेकिन कोई हीट चेंज जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। ये जो सूरत हाल है जिसमें हम कहते हैं कि इतनी डाइल्यूशन हो चुकी है कि अब कोई हीट चेंज नहीं आ रहा, इस सूरत हाल तक पहुंचने के लिए कम से कम 800 से 1000 मोल पानी के ऐड करने पड़ते हैं 1 मोल सल्यूट के लिए। तो ये एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दिया है कि किसी भी 1 मोल सल्यूट के अंदर तकरीबन 800 से 1000 मोल पानी अगर डाल दिया जाए तो उसके अंदर फर्दर हीट चेंज डिटेक्ट नहीं होता। तो ये जो स्टेज हमारे पास आ गई है इसको बोलते हैं इन्फिनिट डाइल्यूशन, कि हमने एक सॉल्यूशन को इन्फिनिट अमाउंट तक डाइल्यूट कर दिया है, हमने उसके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्वेंट ऐड कर दिया है। तो ये जो स्टेज है इसे इन्फिनिट डाइल्यूशन बोलते हैं। तो अब अगर आप गौर करें तो मेंशन किया है ये बात कि नो डिटेक्टेबल हीट चेंज तक पहुंचने के लिए 800 से लेके 1000 मोल तक पानी ऐड किया जाता है। तो 800 से 1000 मोल एक बहुत बड़ी अमाउंट है 1 मोल सल्यूट के लिए। सल्यूट का तो 1 मोल है और सॉल्वेंट हम कितनी ज्यादा अमाउंट में ऐड कर चुके हैं, तो इसलिए इस स्टेज को इन्फिनिट डाइल्यूशन बोलते हैं कि इस स्टेज में सल्यूट की अमाउंट तो कम ही है, उसमें सॉल्वेंट इतना ज्यादा ऐड कर दिया है कि अब उसके अंदर हीट चेंज डिटेक्ट नहीं होगा। तो एक रिएक्शन नीचे मेंशन किया है कि NaCl को अगर हम पानी में डालते हैं तो NaCl पहले सॉलिड था, बाद में एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और एक्वस फॉर्म के बाद वो आइंस में कन्वर्ट हो जाता है। इस इक्वेशन के मुताबिक हमने सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला, सोडियम क्लोराइड पहले सॉलिड था, वो एक्वस फॉर्म में आ गया। एक्वस फॉर्म में आने के बाद फिर सोडियम क्लोराइड जो है वो आइंस में स्प्लिट हो जाता है। अब अगर गौर की जाए तो पहले वाटर ने इसको तोड़ा, आइंस में कन्वर्ट किया, उसके लिए लेटेस्ट एनर्जी के इक्वल एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, जितनी लेटेस्ट एनर्जी NaCl की है उतनी एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। फिर उसके बाद वाटर के पॉजिटिव नेगेटिव जो एंड्स हैं वो इन पॉजिटिव नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करते हैं, उस वक्त एनर्जी रिलीज करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जब पानी में हल होता है उस वक्त ये जो एनर्जी रिलीज करता है ना वो थोड़ी सी कम है उसके मुकाबले में जितनी ये अब्सॉर्ब करता है।
तो अब्जॉर्ब ये ज्यादा करता है और रिलीज थोड़ी सी कम करता है, उसके करीब करीब करता है लेकिन थोड़ी सी कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने ओवरऑल थोड़ी सी एनर्जी अब्जॉर्ब की है। तो उस एनर्जी की वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 4.98। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4.98 जो किलो जाउल पर मोल एनर्जी है वो सोडियम क्लोराइड अब्जॉर्ब करेगा पानी में हल होने के लिए, 4.98 किलो जाउल पर मोल, एक मोल के लिए। तो ये इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। आज के लेक्चर में हमने दो टॉपिक क्लियर किए हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन बोलता हूँ, लाजमी नहीं कि वो सारा लॉन्ग ही बनता हो, लेकिन उसमें से कोई शॉर्ट भी बन सकता है। तो अच्छे तरीके से उसे आपने पढ़ लेना है, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेना है लाजमी, और साथ साथ जो है वो इसे तैयार भी करें, और लेक्चर के फ़ौरन बाद बुक से लाजमी एक बार जो है उसे रीड किया करें। और जो बच्चे बुक से रीड नहीं करते वो कम अज़ कम जो लेक्चर दिया होता है उसे नोट करके उसे ही जो है वो रिवाइज कर लिया करें, याद कर लिया करें। और उसके बाद एक स्टेटमेंट मैं बोल देता हूँ, अब आपने मुझे उसके बारे में बताना है कि क्या ये बात ठीक है या गलत। मैं ये बात बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री इज़ द मिक्सचर ऑफ फ्लोरीन, यूरेनियम एंड नाइट्रोजन। अब आपने तीनों एलिमेंट्स के सिंबल लिख के तरतीब के साथ जोड़ के मुझे ये बात बतानी है कि क्या वाकई केमिस्ट्री इन तीनों का मिक्सचर है या नहीं। तो केमिस्ट्री इज़ द मिक्सचर ऑफ फ्लोरीन, यूरेनियम एंड नाइट्रोजन। मेरी तरफ से तो ये स्टेटमेंट है। अब आपकी तरफ से क्या जवाब आता है तो ये आपने मुझे बताना है। अगेन बोलने लगा हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो डिस्कस कर लेना है, लाजमी पूछ लेना है, और टॉपिक को क्लियर करें साथ साथ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।